माँ शारदा और भगवान धन्वंतरी के श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए आदरणीय गुरुवर्य डॉक्टर एपीएस चौहान सर, डॉक्टर बबीता शर्मा मैम, डॉक्टर प्रीति मैम, डॉक्टर नीरज सर, डॉक्टर प्राची सर और सभी सीनियर्स और साथियों की आज्ञा से मैं अपना आज का कार्यक्रम प्रारंभ कर रहा हूँ। हमारे साथ में आयुर्वेद मध्य प्रदेश आयुर्वेद जगत के एक देदीप्यमान चमकदार ध्रुव तारे के समान सितारे डॉक्टर संदीप राणे जी उपस्थित हैं। डॉक्टर संदीप राणे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद दिनेश जी। डॉक्टर संदीप जी के बारे में मैं कुछ परिचय करवाना चाहता हूँ। वर्तमान आयुर्वेद में मध्य प्रदेश में देखें तो डॉक्टर संदीप जी एक बहुत ही ऊर्जावान, प्रखर, बुद्धिशाली, स्वप्न दृष्टा और एक युवा उद्यमी है। एक आयुर्वेदिक युवा ऊर्जा इनको कहेंगे तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये पिछले 10 वर्षों से मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र के खरगोन नगर में आयुर्वेद क्षेत्र में एक से बढ़कर एक परचम लहरा रहे हैं। आपने शुभदीप आयुर्वेद कॉलेज से BAMS किया है और खरगोन नगर में चरक आयुर्वेद सुपर स्पेशलिटी पंचकर्म हॉस्पिटल आप रन कर रहे हैं। आपने मालेगांव में गुरुवर श्री वैद्य अपश्चिम बरण सर और कोपरगांव में गुरुवर श्री अवार्ड सर से पंचकर्म की शिक्षा दीक्षा ली है। और उसके उपरांत आपने खरगोन में 3000 स्क्वायर फीट, जी हाँ 3000 स्क्वायर फीट का प्राइवेट पंचकर्म हॉस्पिटल बहुत कम देखने में मिलता है। और उस पर भी ये पूर्ण हॉस्पिटल जो है पूरी तरह से वातानुकूलित है। इसके वेटिंग रूम तक में इन्होंने AC लगाया हुआ है और प्रतिदिन कम से कम 35 से 40 पेशेंट्स की OPD रन कर रहे हैं और लगभग 15 से 20 पंचकर्म ये रोज करते हैं। इतना ही नहीं, 10 बेड का IPD प्राइवेट सेक्टर में बनाना और उसे सफलतापूर्वक चलाना मध्य प्रदेश में ये बहुत बड़ी बात है। और आप पिछले 10 वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं। आपके पास मेल और फीमेल के अलग अलग वार्ड्स हैं जो सर्व सुविधा युक्त हैं। आपका स्वयं का निर्मित औषध निर्माणशाला भी आपके चिकित्सालय में है, जिससे आपके रुग्णों को बहुत लाभ प्राप्त होता है। इसके साथ एक बहुत पुण्य पवित्र काम कि नए नए वैद्यों को कॉन्फिडेंस देना प्रैक्टिस का और नए नए वैद्यों को ज्ञान देना प्रैक्टिस का, जो आपने अपने गुरुओं से सीखा है उसे आप गुरु परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपने हॉस्पिटल में सिखाते हैं। इसके अलावा आपने छाल सूत्र करने के लिए हॉस्पिटल में OT भी बनाया हुआ है। ऐसे विशिष्ट कार्यों के लिए इन्हें कई बार राष्ट्रीय मंच से सम्मानित भी किया गया है, जिनमें से कुछ विशिष्ट पुरस्कार इस प्रकार हैं। सुश्रुत सम्मान आपको वैद्य गुरुवर श्री अवार्ड सर के द्वारा प्राप्त हुआ है। आयुर्वेद प्रभाकर अवार्ड आपको मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री श्री जालम सिंह जी द्वारा प्राप्त हुआ है। निमाड़ गौरव सम्मान आपको पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस जी के द्वारा प्राप्त हुआ है। और भोपाल में आयुर्श्री सम्मान आदरणीय गुरुजी डॉक्टर बबीता शर्मा मैम के द्वारा आपको प्राप्त हुआ है। तो एक ऐसी विशिष्ट विभूति हमारे बीच में आज आयुर्वेद की उपस्थिति है। और हम चाहेंगे कि हमारे जो नवीन वैद्य हैं, जिन्होंने अभी वैद्यक व्यवसाय प्रारंभ किया है, जो अभी अभी BMS कंप्लीट करके बाहर आए हैं, उनको भी और जो पहले से प्रैक्टिस में है उनको भी आज का जैसा कि हमारा विषय है स्पाइनल डिसऑर्डर्स और आयुर्वेदिक चिकित्सा, उस पर आप प्रकाश डालने वाले हैं। तो आपका पुनः स्वागत है संदीप जी। और मैं अपनी तरफ से प्रोग्राम का शुरुआत कर रहा हूँ। जैसे कि आज का हमारा जो विषय है स्पाइनल डिसऑर्डर्स, तो स्पाइनल डिसऑर्डर्स को डॉक्टर साहब हम लोग स्पाइन की पहले संरचना अगर समझें तो उसको क्लिनिकल एस्पेक्ट से उसको किस तरीके से समझा जा सकता है जो हमारे क्लिनिक के लिए यूजफुल है, उतना एनाटॉमी उसका संरचना आप हमको बताएं डॉक्टर संदीप जी। धन्यवाद दिनेश जी। सर्वप्रथम सभी आदरणीय गुरुजनों को मेरा चरण स्पर्श। डॉक्टर APS चौहान सर, डॉक्टर बबीता शर्मा मैडम, डॉक्टर नीरज व्यास सर, डॉक्टर प्राची मैम, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं उन लोगों के सामने आज अपनी प्रस्तुति दे रहा हूँ जिन्होंने आयुर्वेद में मुझे शिक्षा दी है, जिन्होंने मुझे कॉलेज में पढ़ाया है और बहुत ही स्नेह और प्रेम दिया है। जिस तरह के एक बालक को एक स्नेह प्रेम दिया जाता है, उसी तरह मुझे प्राप्त हुआ है। तो आज मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि उनके सामने मैं कुछ प्रस्तुत कर पाऊँ, ताकि उन्हें अपने बच्चों पे गर्व हो कि हाँ, वो भी हमने जिन बच्चों को तैयार करा है वो बच्चे अपना अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसमें
गुरुजनों को चरण स्पर्श के बाद मेरे जो वैद्य मित्र हैं उनको मेरा नमस्कार, और छात्रों को मेरा स्नेह, और स्पेशल थैंक्स टू वाव एसोसिएशन एंड अर्पण आयुर्वेद के जो आयोजक है डॉक्टर आशीष पाल, जो कि बहुत ही अच्छे हमारे मित्र भी है और आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत अच्छी अच्छी औषधियों का वो निर्माण कर रहे हैं। और आयुर्वेद में औषधियों का जो निर्माण कर रहे हैं उनकी गुणवत्ता में कोई भी संदेह नहीं है हमें, क्योंकि हम वर्षों से उनकी औषधियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि मेरा आज टॉपिक है स्पाइन एंड जॉइंट केयर मैनेजमेंट आयुर्वेद में, तो उसको मैं आपको स्लाइड के माध्यम से थोड़ा सा समझाऊंगा। सबसे पहले गुरु चरणों में मेरा वंदन रहेगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव। मेरे मेरे आदर्श जो है डॉक्टर रामदास अवार्ड सर, जिन्होंने मुझे आयुर्वेद को कैसे ग्लैमरस बनाते हैं, या फिर आयुर्वेद में कैसे ऊंचाइयों पे पहुंचे हैं, या आयुर्वेद में कैसे हम लोगों को स्पेशलाइजेशन वर्क कर सकते हैं या फिर स्पेशलाइजेशन फील्ड में जा सकते हैं। क्योंकि आयुर्वेद एक ऐसी फील्ड है जिसमें हर वैद्य अपने आप में सुपर स्पेशलाइजेशन है। वो चाहे तो डर्मेटोलॉजिस्ट बनेगा, वो चाहे तो नेफ्रोलॉजिस्ट बन सकता है, वो चाहे तो कार्डियोलॉजिस्ट बन सकता है, वो चाहे तो स्पाइन एंड जॉइंट केयर का काम रोमेटो आर्थराइटिस बन सकता है। तो आयुर्वेद के लिए हमें सौभाग्य की बात है कि हमें इतनी सारी विधाएं मिलती है, या इतने सारे हम डिसीज को हैंडल कर सकते हैं और उसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरा टॉपिक है स्पाइन एंड जॉइंट केयर पे, तो मैं उसकी शुरुआती संरचना के बारे में बताऊंगा कि स्पाइन जो हमारी होती है, जिसकी संरचना होती है, वो 5 भागों में डिवाइड होती है। वैसे बहुत सभी लोगों को ये पता होगा, पर इसे समझने से बहुत आसानी होगी कि हम किस तरीके से स्पाइन के पेशेंट को देखें या फिर उसे एग्जामिनेशन करें। यहाँ पे मैं आपको जो भी मेरे केस को या फिर जो भी इस रोग के बारे में बताऊंगा, जो मेरा विषय है, ये सब मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा, क्योंकि मैं एक प्रैक्टिकली हूँ, एकेडमिक नहीं हूँ। इसलिए कुछ हो सकता है कि कुछ चीजों में अलग परिवर्तन दिखे, पर मैं जहाँ जितने भी मेरे अनुभव बताऊंगा वो प्रैक्टिकली बताऊंगा, जिससे मुझे यहाँ पे इतने पेशेंटों का यश मिला है। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होती है हमारी, वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, जिसमें सबसे पहला भाग होता है सर्वाइकल। सर्वाइकल जो होती है वे 5 बोन से मिलके बनती है, जो C1 से लेकर C7 तक रहती है। ये छोटी छोटी वर्टिब्रा मिलके एक पूरा सर्वाइकल वर्टिब्रा बनाती है। देन उसके बाद हमारा थोरेसिक वर्टिब्रा आती है, जो T1 से लेकर T12 तक होती है। उसके बाद हमारी लंबर वर्टिब्रा होती है, जो L1 से लेकर L5 तक होती है। उसके बाद सेक्रम होता है। सेक्रम जो होता है S1 से S5 तक होता है। और कोकिक्स होता है, जो 4 बोन से मिलकर बनता है, जिसे हम टेल बोन भी कहा जाता है। ये जो स्पाइन होती है, ये एक नेकलेस की तरह पूरे हमारे पूरे स्ट्रक्चर में रहती है, जो छोटी छोटी बोन से मिलकर बनी होती है। सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होती है वो नेक में होती है, और थोरेसिक वर्टिब्रा जो होती है वो हमारे चेस्ट में होती है। लंबर वर्टिब्रा जो होती है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, और सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी इसी में पाई जाती है, जो हमारी बैक में होती है। और सेक्रम जो होती है हमारी वर्टिब्रा, इसमें इसी की वजह से ये हिप्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और कोकिक्स होता है, जो टेल बोन होती है, जो कि सबसे लास्ट में होती है। जी डॉक्टर साहब, आपने जैसे इसका स्ट्रक्चर अच्छे से हम लोग को समझाया है। अभी स्पाइन डिसऑर्डर्स की बात करें तो जो इसके पेशेंट्स हम लोगों के पास क्लिनिक में आते हैं, वो कई मोटी फाइल लेके आते हैं, और उनके पास कई लोगों के पास एक्सरे रेडियोग्राफ रहता है, फिर MRI रिपोर्ट्स और MRI फिल्म वो साथ में लेके आते हैं। तो हम लोग अपने क्लिनिक में इनको एक्सरेस को और MRIs को कैसे समझ सकते हैं, उस पर आप हमको प्रकाश डालिए। जी दिनेश जी, बहुत अच्छा आपने हमें पूछा
कि जनरली क्या होता है कि हमारे पास मैक्सिमम पेशेंट्स जो होते हैं वो इन्वेस्टिगेशंस लेकर ही आते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपना ट्रीटमेंट किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास या स्पाइन सर्जन के पास कहीं ना कहीं ओपिनियन लेके आते हैं। देन उन्हें सर्जरी जब बताई जाती है, देन वो एक अल्टरनेटिव मेडिसिन ढूंढते हैं या अल्टरनेट कुछ ट्रीटमेंट ढूंढते हैं, तो आयुर्वेद के पास आते हैं। तो उसमें जब हमारे पास रिपोर्ट्स आती है, उस रिपोर्ट्स में हमें जिस तरीके से देखते हैं कि एक साइड में मैंने एक आपको स्लाइड में दिख रहा होगा कि एक स्पाइन का एक स्ट्रक्चर है जिसमें अलग 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 तरीके के चेंजेस आपको दिखेंगे, जिसमें सबसे पहले ऊपर नॉर्मल डिस्क दिख रही है आपको, ठीक है। और हम अगर देखें तो इसमें अलग अलग तरीके के डायग्नोसिस होते हैं, जैसे L4 L5 S1 डिस्क बल्ज, ऐसा हमारा नीचे इंप्रेशन में लिखा रहता है रिपोर्ट्स में। लंबर स्पाइन डी जनरेशन इस तरीके से लिखा रहता है। ओस्टियोफाइट चेंजेस इस तरीके से लिखा रहता है। सीवियर नर्व रूट कंप्रेशन ये पता चलता है। लंबर स्पाइन स्टोनोसिस पता चलता है। और सर्वाइकल के लिए जैसे स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन C3 C4 एंड C5 C6 नर्व कंप्रेशन ड्यू टू डिस्क हार्निएशन, इस तरीके से आपको मिलता है। एक्सरे में इसको कैसा समझा जाए? जी, बहुत सारी जगह होता है कि हम पेशेंट को MRI नहीं उनके पास होती है, या फिर वो कैपेबल नहीं होते, या हमारे जगह अगर पेशेंट आता है तो हम उसे MRI नहीं करवा पाते हैं, या फिर वो कैपेबल नहीं होता है, तो हम एक्सरे उससे करवा सकते हैं। एक्सरे बहुत ज्यादा फाइंडिंग नहीं करता, पर हाँ कुछ चेंजेस हम उससे देख सकते हैं कि एक्सरे से हम पूरा फाइनल डायग्नोसिस नहीं कर सकते नर्व कंप्रेशन का। तो एक्सरे में हम देख सकते हैं, जैसे कि आप अभी एक एक्सरे देख रहे हैं, इस एक्सरे में आपको नॉर्मल एक्सरे दिखेगा कि नॉर्मल हमारी वर्टिब्रा में जो वर्टिब्रल डिस्क होती है उसमें जो स्पेस होती है वो आपको प्रॉपरली दिख रही है। दोनों तरह के व्यू आपको दिख रहे हैं। तो इन व्यू को हम नॉर्मल देखेंगे, हम नॉर्मल को देखेंगे तभी किसी एबनॉर्मल एक्सरे को समझ पाएंगे। तो ये मैंने आपको स्लाइड में एक नॉर्मल एक्सरे बताया है। इस नॉर्मल एक्सरे में दोनों व्यू दिख रहे हैं। अब नेक्स्ट मेरा है लंबर स्पॉन्डिलोसिस या DDD। तो इसमें डिस्क डीजनरेटिव डिसीज इसको बोलते हैं, DDD को। तो इसमें हमें किस तरीके दिखेंगे, आप देखेंगे कि एक राइट साइड में आपको दिख रहा है कि एक स्पाइन का स्ट्रक्चर है जो थोड़ा सा स्लाइटली बेंड भी दिख रहा है, आपको कर्व दिख रहा है। उसमें आप देखेंगे कि नीचे की जो सबसे लास्ट वर्टिब्रा है वो होती है आपकी L5, ठीक है। L5 सबसे नीचे देखेंगे तो L5 में आप देखेंगे कि छोटे छोटे से कोने निकले हुए हैं, ठीक है। तो ये ऑस्टियोफाइट्स होते हैं जो एक्स्ट्रा बोन का फॉर्मेशन हो जाता है, इस तरीके से बारीक 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 आपको दिखेंगे। उसके ऊपर वाली डिस्क में देखेंगे तो स्पेस कम हो रही है, ऊपर के वाली डिस्क में थोड़ी स्पेस अच्छी है, उसके ऊपर वाली की स्पेस में ठीक है। मतलब यहाँ पे हम देखेंगे तो L4 और L5 डिस्क में यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम दिख रही है, ड्यू टू कहीं ना कहीं डिस्क जो है रही है, इंटरवल्टरी डिस्क है, उसकी जो साइज है वो कम हो रही है या उसकी थिकनेस कम हो रही है, जिसके कारण हो सकता है कि ऑस्टियोफाइट्स भी बन रहे हैं, जिसके कारण हो सकता है कि ऑस्टियोपोरोसिस के कारण यहाँ पे डीजनरेशन हो रहा है। दूसरी तरफ स्पाइन के दूसरे पॉइंट में भी आप देखोगे कि L4 L5 में नीचे जो रह रहा है सबसे L5 वाली जो है वो S1 से चिपक रही है। तो L5 इस एक्सरे को देख के हम देखेंगे कि इसका अगर MRI हम किया जाए तो इसमें L4 L5 S1 डिस्क बल्ज या नर्व कंप्रेशन ऐसी तरह की चीजें हो मिलेगी आपको।